आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित राजस्थान के जल संसाधन मंत्री आदरणीय श्री सुरेश रावत जी, मेरे साथ उपस्थित राजस्थान सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन और मेरे साथ में उपस्थित इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना का इंटीग्रेटेड परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा परिश्रम किया है वो आदरणीय श्री श्रीराम वेदिरे जी, सभी पत्रकार मित्रों और कैमरामैन साथियों, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के पिछले 5 वर्ष तक हर स्तर तक राजनीति हुई, बयानों के दौर चले और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना जो 13 जिले, राजस्थान के पूर्ववर्ती 13 जिले और अगर मैं आज बात करूं तो 21 जिले, इन 13 जिलों के लिए जो लाइफलाइन थी, क्योंकि लगातार भूजल के दोहन के चलते हुए जिस तरह से पानी वहां समाप्त हो रहा था और पीने के पानी का संकट भी बहुत बड़े क्षेत्र में पैदा हुआ था, ऐसी एक जीवनदायिनी परियोजना को राजनीतिक अपेक्षा के आधार पर जिस तरह से, आकांक्षा के आधार पर जिस तरह से एक हथियार के रूप में उपयोग लिया था और 5 साल तक राजस्थान को जिसके कारण से पूर्वी राजस्थान को पीछे धकेलने का काम हुआ, मैं आज यहां बैठकर आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबके माध्यम से पूरे पूर्वी राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उस ईस्ट राजस्थान कैनाल परियोजना से जितने और जिस तरह के लाभ अपेक्षित किए गए थे, उन सब लाभों की प्रतिपूर्ति करने वाली एक नई परियोजना के एमओयू पर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद में भी मैंने अनुभव किया कि जिन लोगों ने पहले राजनीति की थी वो उसके बाद में भी उस पर राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक बाण छोड़ने से बाज नहीं आ रहे थे। मैं सोचता था कि शायद राजस्थान के सभी लोग मिलकर के उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को और वर्तमान में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार और सरकार के दोनों मुखिया को उसके ऊपर धन्यवाद भी देंगे, बधाई भी देंगे। लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए राजनीति ही एकमात्र काम है। विधानसभा में इसी तरह को लेकर के अनेक टीका टिप्पणियां की और उन टीका टिप्पणियों के चलते हुए मेरे मन में विचार आया कि एक बार जिन पत्रकार मित्रों ने इस पूरे पिछले 5 साल के कालखंड में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की हकीकत को भी बहुत सारे लोगों ने हकीकत तरीके से वस्तु स्थिति में दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी कुछ कम्युनिकेशन गैप्स एंड एरर्स थे, उन सबको एड्रेस करते हुए, उन सबको एक बार दूर करते हुए आज चूंकि हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हो गए हैं और मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जाकर, अधिकारियों के साथ में जाकर के इस पूरी परियोजना के सारे अलाइनमेंट के सब जितने स्ट्रक्चर्स बनने वाले उन सब की साइट्स को देख करके व्यक्तिगत रूप से फिजिकली चेक करके आया हूं। तो मुझे लगता था कि मैं आप सब लोगों के साथ में बैठूं, आप सब लोगों को विस्तार से इस परियोजना के बारे में एक बार हम सब लोगों की समझ हो, ताकि इसको लेकर के जो भ्रांति फैलाने की अब कोशिशें की जा रही है और इसमें इसको लेकर के अभी भी कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया जा सके। तो इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का जो प्रस्तुतिकरण मैंने सोचा कि मैं आपके सामने करूं, इसको मैं 4 चरण में करना चाहता हूं। पहला ये जहां से इसका उदय हुआ और वो था पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, जब सम्माननीय अटल जी की सरकार के समय में नदियों को जोड़ करके सरप्लस बेसिन, जहां पानी की प्रचुरता है, अधिकता है, वहां से पानी की न्यूनता वाले ऐसे क्षेत्रों में पानी, ऐसे बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सके, इस परियोजना पे, इस प्रकल्प पर 2004 में बात करना प्रारंभ किया गया था। तब जो देश भर में इस तरह की संभावनाओं से भरे हुए 30 लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में पार्वती कालीसिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की परियोजना पीकेसी लिंक के रूप में आइडेंटिफाई की गई थी, चिन्हित की गई थी।
और इस परियोजना में दोनों राज्यों के बीच में 1360 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का बंटवारा होना था। मध्य प्रदेश में मौनपुरा और कुंडलिया में बांध बनने थे और राजस्थान को लगभग जो पानी मिलना था 2286 एमसीएम, उससे राजस्थान का 48,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचित क्षेत्र में आने वाली थी। लेकिन दोनों राज्यों के बीच में सहमति न बन पाई और दोनों राज्यों को ऐसा महसूस होता था कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए इस परियोजना को शेल्फ कर दिया गया, इस परियोजना को बंद कर दिया गया, इस पर विचार समाप्त हो गया। 2016 में राजस्थान की तत्कालीन सरकार में आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में जब सरकार काम कर रही थी, तब नवंबर 2016 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को संभावनाओं को तलाश करते हुए, और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आदरणीय श्रीराम वेदिरे जी जो अभी मेरे मंत्रालय में मेरे साथ में काम कर रहे हैं, श्रीराम वेदिरे जी उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को मार्गदर्शन करने का काम यहां एक दायित्व के साथ में कर रहे थे। तब इन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर के पूर्वी राजस्थान की इन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए इस परियोजना को ईस्टर्न राजस्थान परियोजना की संकल्पना की और इसका डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की एक एजेंसी जो मेरे मंत्रालय में के अधीन काम करती है, वैपकोस को 18 नवंबर 2016 में दी। मैं ये विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि जो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिशें की जाती है, कम से कम आप सब साथियों को उसको लेकर के क्लैरिटी रहे। वैपकोस वाणिज्यिक संगठन है, वो एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है जो कॉमर्शियली पैसा लेकर के राज्य की सरकारों के लिए, देश की सरकारों के लिए और दुनिया के लगभग 50 से ज्यादा देशों के वाटर एंड पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के डीपीआरस बनाने और उनके एग्जीक्यूशन का काम करता है। बेसिकली सरकार की एक कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करती है, या तो नक्शे बनाती है, डीपीआर बनाती है, या कुछ जगह पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम करती है। वैपकोस ने जैसा राजस्थान सरकार की अपेक्षा थी और राजस्थान सरकार ने जो मार्गदर्शन दिया था उसके डिमांड की थी, उसके अनुरूप 17 नवंबर 2017 को डीपीआर बना करके राजस्थान सरकार को सबमिट किया था। वैपकोस क्योंकि नक्शा बनाने वाली संस्था है, तो जो टर्म ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल ने सरकार ने दिए थे, उन टर्म ऑफ रेफरेंस के आधार पर ही उसे जो है डीपीआर बनानी थी। सामान्यतः देश में 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही सारे प्रोजेक्ट बने। 60 के दशक से जब देश में बांधों का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर के अब तक सारे प्रोजेक्ट 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही बनाए गए। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको 50% डिपेंडेबिलिटी पर डीपीआर बनाने का आग्रह किया था और निर्देश किया था, उसके चलते हुए 50% डिपेंडेबिलिटी पर ही बनाया गया। मैं आप लोगों की समझ के लिए कि कुछ लोगों को शायद इस बात की जानकारी न होगी कि 75% और 50% डिपेंडेबिलिटी का फर्क क्या है। कोई भी 4 साल देश के हर नदी में कितना पानी हर साल बहा है, पिछले 100 साल के डेटा सब नदियों के हैं। कोई भी 4 लगातार साल में से 3 श्रेष्ठ साल को यदि हम माने तो वो 75% डिपेंडेबिलिटी होगी, और अगर 2 श्रेष्ठ सालों का औसत लेंगे तो 50% डिपेंडेबिलिटी होगी। और जब 50% डिपेंडेबिलिटी पर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सामान्य समझ का विषय है कि ज्यादा जो है पानी अवेलेबल ऐसा दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए तब 2 साल तो पानी मिलेगा और 2 साल तक न पीने का पानी होगा न खेती का पानी होगा। तो उसके लिए उसके अनुरूप बड़े रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और अगर एक बार एक जगह पे बड़े रिजर्वायर बनेंगे तो नीचे डाउनस्ट्रीम में पानी कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए इसको दिखाने के लिए इस तरह का इन्होंने एक ये जो है स्लाइड आपके सामने बनाया है। इसीलिए भारत सरकार ने, योजना आयोग ने सब राज्यों के साथ में व्यापक कंसल्टेशन करके 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही प्रोजेक्ट बने, इसकी जो है व्यवस्था देश भर में की, और इसके बाद में 3 बार कांग्रेस सरकारों के समय में 3 बार इसको रिवाइव करने, इसको एक बार रिव्यू करने की व्यवस्था की भी कवायद हुई। 2014 के फरवरी में आखिरी बार रिव्यू हुआ था, तब भी यह तय कर दिया गया था कि कोई भी प्रोजेक्ट 75% से कम नहीं बनेगा। पूर्वी राजस्थान परियोजना में हम सबको जानकारी है 13 जिले, जिन 13 जिलों के जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ को इनके पेयजल की आवश्यकता आने वाले कुछ 30 साल तक की 1723 एमसीएम, उसके लिए 9 जिले में जो पुराने बांध हैं
या छोटे तालाब हैं जिनसे सिंचाई होती है, लेकिन पानी की कमी के कारण से उनसे सिंचाई नहीं हो पाती, उनको भर करके उनकी सिंचाई हो सके, उसके लिए 80,000 हेक्टेयर की स्टेबलाइजेशन के लिए, और धौलपुर और सवाई माधोपुर 2 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर नई कमान सृजित करने के लिए, और औद्योगिक आवश्यकता के लिए 286 एमसीएम पानी की व्यवस्था इस तरह से करके कुल इस 40,000 करोड़ के लागत के प्रोजेक्ट की कल्पना की गई। और ये जो पानी की डिमांड जो है आवश्यकता, ये राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर डिमांड जनरेट की थी कि हमको इतने पानी की आवश्यकता इस तरह से पड़ेगी। न इतना पानी की उपलब्धता की कोई वेरिफिएबिलिटी थी, न उसके लिए कहीं मध्य प्रदेश के साथ में कोई समझौता था, और से केवल मात्र हमने अपनी डिमांड का आकलन किया था कि आने वाले 30 सालों तक हमको इस विषय के लिए इतने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और उस मांग की आपूर्ति के लिए जो वितरित हर जिले की कितनी पानी की आवश्यकता होगी उसको लेकर के इन स्लाइड्स में आपके सामने जो है वर्णन किया गया। ईआरसीपी के किसी भी प्रोजेक्ट को, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जब वेबकॉस ने नक्शा भेजा, उस नक्शे को भारत सरकार को इस उद्देश्य के साथ में भेजा कि इसकी अनुमति सीडब्ल्यूसी प्रदान करे, क्योंकि ये इंटर स्टेट रिवर्स पर बन रहा था, और राजस्थान सरकार की अपेक्षा थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। जिस राष्ट्रीय परियोजना शब्द को लेकर के ही सबसे ज्यादा राजनीति पिछले वर्षों में हुई, इसको लेकर के मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो प्रक्रिया के चरण है कि पहले उस परियोजना का जो प्रस्ताव राज्यों के द्वारा भेजा जाता है उसको सीडब्ल्यूसी उसका टेक्निकल अप्रेजल करती है, उसकी तकनीकी आधार पर क्या ये परियोजना योग्य है कि नहीं है। तकनीकी आधार पर समीक्षा करने के लिए पहले जो स्टेक होल्डर स्टेट्स हैं उनसे दोनों की अनुमति चाहिए कि आप ये नदी पे एक परियोजना बना रहे हैं, कोई भी एक राज्य या दोनों राज्य मिलकर के बना रहे हैं, तो दोनों अपनी सहमति दें, उसके बाद ही टेक्निकल अप्रेजल हो सकता है। तो टेक्निकल अप्रेजल के लिए जो पहली आवश्यकता थी वहीं राजस्थान फेल हो गया था। दूसरा, किसी भी टेक्निकल अप्रेजल करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार के नियम और देश में प्रचलित व्यवस्था है कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही प्रोजेक्ट बन सकता है, जबकि ये प्रोजेक्ट 50% डिपेंडेबिलिटी पर जो है प्लान किया गया था, डिजाइन किया गया था, इसलिए स्टेक होल्डर स्टेट से कि 50% पर राजस्थान बना सकता है, इसकी अनुमति की आवश्यकता थी। इसी के साथ साथ में तीसरी, अब ये दोनों अगर हैं और टेक्निकल मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद में फॉरेस्ट की क्लियरेंस चाहिए, एनवायरमेंट की क्लियरेंस चाहिए और वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस चाहिए। ये 3 तरह की क्लियरेंस होती है, और उन तीनों क्लियरेंस और जो है राज्यों की सहमति बनने के बाद में उस पर जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति सचिव, मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली जो टीएसी इसको वित्तीय मंजूरी के लिए भेजती है, वित्तीय मंजूरी होती है, उसके बाद में ये कैबिनेट को भेजा जाता है। अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, जिसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए राजस्थान की सरकार ने 5 साल तक राजनीति की, वो पहले ही चरण पे क्वालिफाई नहीं हो रही थी। उसकी टीएसी इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि राज्य की सहमति, पड़ोसी राज्य की सहमति नहीं थी, और वो लेने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की थी। उसकी सहमति बनाने के लिए भी हमने अनेक बार प्रयास किया, हमने अनेक बार मीटिंग्स की, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों के लिए राजनीति 13 जिलों के 3 करोड़ लगभग आबादी के प्यासे कंठों से ज्यादा महत्ता रखती थी, इसलिए वो नहीं हो पाया। और उसके बाद राजस्थान सरकार क्योंकि इन सब विषयों पर फेल हो गई थी, इसलिए ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। बार बार इसको लेकर के जो है राजनीतिक बयानबाजी हुई। मुझे तो कई आभूषणों से विभूषित भी किया गया, और नकारा, निकम्मा, अकर्मण्य और नालायक और पता नहीं क्या क्या मुझे आभूषण पहनाए गए। जब इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना पर विचार चल रहा था, तब मध्य प्रदेश ने कितनी बार आपत्ति की थी, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। 2018 में, अप्रैल 2018 जब ये समिट हुई नवंबर 2017 में, उसके बाद में अप्रैल 2018 भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में सरकार थी। तभी जैसे ही प्रोजेक्ट भारत सरकार के पास आया, हमने जो है पड़ोसी राज्य को भेजा। अप्रैल 2018 में ही मध्य प्रदेश ने सीडब्ल्यूसी को लिख करके अपनी आपत्ति दर्ज करा दी थी कि ये 75% पे नहीं बनाए, 50% से बनाए, हमें इससे अहित होगा, इसलिए इसको तुरंत जो है रोक दिया जाए। अप्रैल 2018 वसुंधरा जी की सरकार के समय ही इसको भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। उसके बाद जो है
अगस्त 2018 में फिर मध्य प्रदेश सीडब्ल्यूसी ने जो चिट्ठी मध्य प्रदेश से आई थी उसके आधार पर राजस्थान को सूचित किया कि मध्य प्रदेश ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है, आप उनसे बातचीत करके अपनी अनुमति लेकर के आए। मध्य प्रदेश ने राजस्थान सरकार को अक्टूबर 2018 चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश ने सरकार ने राजस्थान सरकार को लिखा कि आपने ये परियोजना सबमिट की है, हमने भारत सरकार को लिखा है, आप इस परियोजना को यदि बनाना चाहते हैं तो 75% पे बनाए। उसके बाद सीडब्ल्यूसी ने राजस्थान सरकार को भी उसके अनुक्रम में चिट्ठी लिखी अक्टूबर। चुनाव के ठीक बाद में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी को दोष देते थे, मुझे दोष देते थे, उनकी सरकार थी, तब वो कमलनाथ जी से एनओसी नहीं लेकर के आए। कमलनाथ जी ने सरकार में आने के ठीक 1 महीने बाद जनवरी 2020 में 19 में 18 में सरकार बनी है, उसके बाद लिख करके और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गहलोत साहब को लिख करके भेजा कि ये परियोजना जो आपने डेवलप की है मध्य प्रदेश के हितों के प्रतिकूल है, इसको आप अगर बनाना चाहते हैं तो 75% पे बना करके भारत सरकार को भेजें। और उसके बाद निरंतर उस क्रम में जो है भारत सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर अपनी आपत्ति दर्ज कराती रही। आप चाहेंगे तो आपको इसकी कॉपी भी, जो कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी थी, उसकी कॉपी भी आपको दे दूंगा। ये पत्राचार चल रहा था, इसके बीच में राजस्थान की सरकार ने, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं, राजस्थान की पिछली सरकार ने भारत सरकार की अनुमति की हमें आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप ही इस प्रोजेक्ट को अपने खर्चे पर बना लेंगे, ये घोषित किया। और उसको लेकर के एक नई कवायद शुरू की गई, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और अगेन उस नई परियोजना को बनाने के लिए, उस परियोजना के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी जो है, जिसको नवनेरा गालवा ईसरदा बीसलपुर लिंक का नाम दिया गया, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ही मंत्रालय के उसी वेबकॉस को दी गई। अब की बार राजस्थान सरकार ने आग्रह किया कि आप इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पर नक्शा बनाइए, इस पर्टिकुलर लिंक का बनाइए और इसको सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के रूप में बनाइए, इसमें हमको सिंचाई पे एक बूंद भी पानी नहीं चाहिए। और इस परियोजना को बनाने की जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी के आधार पर वेबकॉस ने इस परियोजना को डेवलप, इसका नक्शा पूरा डीपीआर बना करके राजस्थान सरकार को दिया। क्योंकि ये परियोजना ड्रिंकिंग वाटर की तरह बनाई गई थी, इसलिए इस पर एनवायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं थी, इस पर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं थी, इस पर जो है इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनी है, इसको स्टेक होल्डर स्टेट को की भी आवश्यकता, इस पे जो है अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन विशेष बात यहां यह है कि इसमें राजस्थान को कुल मिलाकर के 525 एमसीएम ही पानी मिल सकता था, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने इसके अगेंस्ट में राजस्थान को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसको कल मध्य प्रदेश ने यह समझौता होने के बाद में विड्रॉ किया है। मेरे कुछ अखबार के साथियों ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुझे लगता है कि उनको एक बार वापस उसको देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार ने समझौता जो अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच में हुआ है, उसके मद्देनजर, उसके कंटिन्यूएशन में उन्होंने विड्रॉ किया है अपने ऑब्जेक्शन को, अपनी कंप्लेंट को, अपनी एसएलपी को। मैंने निरंतर इन दोनों राज्यों के बीच में इसकी जो है सहमति बन सके, इसको लेकर के प्रयास किया। आइए, आ जाओ मंत्री जी। इसको लेकर के प्रयास किया। आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी जी, ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्टर राजस्थान सरकार, हम सब लोगों के बीच में, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। मैंने इसके लिए प्रयास किया, अनेक बार मीटिंग्स की, 8-10 बार अपने यहाँ विभागों में मीटिंग की, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार का मंत्री कभी भी, या माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी इस मीटिंग्स में सम्मिलित नहीं हुए। 2022 में हमने यहां तारीख तय करके जयपुर आकर के मीटिंग करना तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन भी इसी होटल में, इसी कमरे में बैठक होनी थी, लेकिन मीटिंग तय होने के बावजूद भी स्वीकृति दे करके उनके साथ तारीख तय करके मीटिंग की थी, तो भी न माननीय मुख्यमंत्री जी आए और न मंत्री जी कोई आए। हमने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बार बार इस पर क्योंकि राजनीति हो रही थी, मैं एक दिन प्रधानमंत्री जी से मैंने जाकर के निवेदन किया कि इस पर केवल राजनीति हो रही है, आपको गाली मिलती है, मुझे भी गाली रोज देते हैं, मुझे इस पे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कभी हताश होकर के रुकना नहीं है, नया कोई जो है
विकल्प खोजने की कोशिश करनी चाहिए, समाधान खोजने का ईमानदारी से लगातार प्रयास करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन के अनुरूप हमने देश के हाइड्रोलॉजी के सारे विशेषज्ञों को, हमने जो है मध्य प्रदेश सरकार के इंजीनियर्स को, राजस्थान सरकार के कुछ रिटायर्ड इंजीनियर्स को, सबको बिठा करके और 3 दिन तक एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को श्री राम वेदिरे जी ने चेयर किया। इन्होंने पूरी चर्चा करके एक नई संभावनाओं को तलाशा, जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों एक दूसरे से पानी का एक्सचेंज करते हुए पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के पुराने प्लान जिसको शेल्फ कर दिया गया था, उसको और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट दोनों को जोड़ करके एक इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग परियोजना बना सकते हैं, ऐसी संभावना है, इन्होंने चिन्हित किया। और वो चिन्हित करने के बाद में जो भारत सरकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जो है एक सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एक कमेटी भारत सरकार में बनी हुई है, जिस कमेटी को अपेक्स कमेटी फॉर इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स ऐसा नाम दिया गया, जिसकी कार्रवाई को, जिस पर जो भी काम होता है उसको हर तीसरे महीने भारत सरकार को कैबिनेट में रख करके, कैबिनेट से पारित करा करके सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना होता है। उस मीटिंग में जो है बैठकर इस परियोजना को नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में हमने मान्यता दी। जो पहले शेल्फ हो चुका था, बंद हो चुका था, उस प्रोजेक्ट को वापस रिवाइव करके एक नए इंटर स्टेट लिंक के रूप में मान्यता दी। और बाद में उसको जो है मेरे अध्यक्षता की कमेटी ने उसको, जो टास्क फोर्स है, उसने इसको प्रायोरिटी लिंक के रूप में चिन्हित किया कि ये जो है प्राथमिकता से जिन लिंक्स पर काम करेंगे उन लिंक में से एक होगा। अब ये जो कंबाइंड प्रोजेक्ट बना, यूनिफाइड प्रोजेक्ट बना, इस यूनिफाइड प्रोजेक्ट में जो लाभ मिलने वाले हैं, जिन पर राजस्थान को जो लाभ मिलेगा, जो पूर्ववर्ती ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना में हमने कल्पना की थी, कहीं अनुमति नहीं थी, हमने सिर्फ सोचा था, जिसको लेकर के बार बार ये राजनीति की जा रही थी कि इसका ये पानी, हमको इतना पानी मिलने वाला था। और विधानसभा में मैं देख रहा था सामान्य कुछ नेता विपक्ष की पार्टी के बोल रहे थे कि हमारा इतना पानी था, हमारा हक था। हक तो किसी ने हक तो तय ही नहीं किया था। आपने कहा था कि हमको इतना मिलना चाहिए। मिलना कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या तकनीकी होगी, कैसे आएगा, कितना आपका हिस्सा होता है, इसकी कोई आधार नहीं था। केवल एक कल्पना के आधार पर जो एक घोड़ा खड़ा किया गया था, उसमें जितने लाभ हो सकते थे उससे ज्यादा लाभ इसमें होंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि 13 जिले, जो पूर्ववर्ती 13 जिले थे, अब 21 जिले हैं। उन 21 जिलों के आने वाले 30 साल तक के पानी की डिमांड को मीट आउट करेंगे। जो प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने अपने खर्चे पर बनाने की बात की थी कि हम 15,000 करोड़ रुपए में बनाएंगे, राजस्थान की परिसंपत्तियों को बेच करके बनाएंगे, उसमें मात्र 3 जिलों अजमेर, जयपुर और टोंक के पीने के पानी की व्यवस्था थी। शेष 13 में से 10 जिलों के लिए न तो एक बूंद भी पीने का पानी था, न एक बूंद भी सिंचाई का पानी था। अभी विधानसभा में खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोग बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि हमारे सिंचाई का पानी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सरकार बना रही थी, उसमें तो पीने का भी नहीं था। नेता प्रतिपक्ष जिस जिले से आते हैं उसमें एक बूंद भी पानी उस जिले के लिए और उनके उस पूरे 10 जिलों के लिए एक भी बूंद पानी नहीं था। वो कह रहे थे कि 10 साल से राजस्थान 10 साल तक रोक के क्यों बैठे थे? परियोजना की परिकल्पना ही 2017 में शुरू हुई थी। 10 साल कैसे हुए थे और उन्होंने कहां से बैकवर्ड कैलकुलेशन किया था, तो वही गिनती बता सकते हैं। इसके अलावा जो 2 लाख हेक्टेयर नई कमांड बननी चाहिए, ये कल्पना की गई थी, वो 2 लाख हेक्टेयर की नई कमांड भी इसमें बनेगी। और 80,000 हेक्टेयर का स्टेबलाइजेशन, जो लगभग 32 ऐसे छोटे बड़े बांध तालाब, उनको भरने के माध्यम से होने वाला है, ये सब इसमें सुनिश्चित होगा। मध्य प्रदेश ने भी अपने जल क्षेत्र की, जो राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में समझौता इसके तहत हुआ, उसके आधार पर उन्होंने अपने क्षेत्र में भी 13 जिले मध्य प्रदेश के, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, राजगढ़ से होकर के उज्जैन तक के 13 जिले, जो मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र कहलाता है और जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र कहलाता है, जो दोनों सूखे की चपेट में, उन 13 जिले की 2,75,00,000 आबादी के पीने का पानी, और वहां भी 2,80,000 हेक्टेयर की सिंचाई जो है वो इस परियोजना के तहत होगी। और क्योंकि ये नदी जोड़ने की परियोजना है, और नदी जोड़ने की परियोजना इससे पहले जो भारत सरकार ने पहली की है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि जो प्यासा क्षेत्र था, उसके लिए केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें विशेष प्रोविजन करते हुए 90% ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी
इसकी व्यवस्था की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी 90% ग्रांट जो है वो भारत सरकार देगी, माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। केवल 10% हिस्सा प्रदेशों को खर्च करना पड़ेगा। 40,000 करोड़ में से मात्र 4,000 करोड़ रुपए प्रदेशों को खर्च करना होगा, शेष पैसा भारत सरकार देगी। और इसमें जो पानी मिलने वाला है, इसमें कुल जो प्रोजेक्ट के घटक होंगे और पानी मिलने वाला है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। इस परियोजना में जो छोटी बड़ी नदियां सम्मिलित है, इसमें कुल नदी पर रामगढ़ में बैराज बनेगा, पार्वती नदी पर महलपुर में बैराज बनेगा, काली सिंध नदी पर नवनेरा में बैराज बनेगा, मेज नदी पर मेज बैराज बनेगा, बनास नदी पर राठौड़ बैराज बनेगा, बनास नदी पर डूंगरी बांध बनेगा, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक जल संवाहक प्रणाली बनेगी। और इसके अलावा ईसरदा का बांध और 26 टैंकों का एक्सपेंशन है इसमें। और नवनेरा गालवा जो इसमें प्रोजेक्ट पहले से था, जो ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल के बाद में माननीय गहलोत साहब की सरकार ने जो कंपोनेंट बनाने की कोशिश की थी, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया। तो जो 15,000 करोड़ राजस्थान सरकार को खर्च करने थे, अब उसका 90% पैसा भी भारत सरकार वहन करेगी। इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें पीने का पानी, इंडस्ट्री का पानी और खेती का पानी, तीनों का व्यवस्था जो है अब आधिकारिक रूप से वैलिडेटेड फिगर्स कि इतना पानी राजस्थान को मिलेगा। पहले केवल काल्पनिक था, अब वैलिडेटेड फिगर जिसको सीडब्ल्यूसी और एनडब्ल्यूडीए, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दोनों ने जिसको वेरीफाई किया, ऐसे वेरीफाइड इतना पानी राजस्थान को कम से कम मिलेगा, एश्योर्ड मिलेगा। ये पानी की टेबल है जिसमें कौन से बांध से कहां कितना पानी मिलेगा। पहले इस तरह की कोई डिटेलिंग नहीं थी। कौन से स्ट्रक्चर से कितना पानी राजस्थान को मिलेगा, कितना पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा, ये सूची आपके सामने। कुंभराज बांध से राजस्थान को का हिस्सा न होने के कारण मध्य प्रदेश को कुंभराज बांध से उन्होंने कैलकुलेशन किया है, क्योंकि उनके यहां अभी डीपीआर को और डेवलप करने का काम हो रहा है। 2090 एमसीएम लगभग होता है, इससे अधिक पानी उनको भी इसमें मिलने वाला है। भारत सरकार की जो है, जैसा मैंने बताया आपको कि टास्क फोर्स ने, जो टास्क फोर्स फॉर इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स काम करती है, जिसकी अध्यक्षता श्री राम वैदिरे जी करते हैं, उसने जो है इसका अध्ययन किया है, सारे पहलुओं का अध्ययन करके इस परियोजना को प्रस्तावित किया है। ये अब नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों के बीच में होगी। और इस परियोजना पर, जैसा आपको जानकारी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर अपने हस्ताक्षर 28 जनवरी 2024 को किए। 1 महीने के भीतर इसकी फाइनल डीपीआर हो जाएगी। दोनों राज्यों के बीच में इसकी फिर डीपीआर पर सहमति बनने के बाद में भारत सरकार के कैबिनेट इसको अप्रूव करके इसको एज ए इंटरलिंकेज ऑफ प्रोजेक्ट के रूप में इसको जो है मान्यता प्रदान करके इस पर फाइनेंशियल एलोकेशन होगा। मित्रों, पार्वती, काली सिंध, चंबल और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का ये जो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, इसकी और राजस्थान की पुरानी ईआरसीपी की कल्पना, जिसको लेकर के बार बार राजनीति की जाती थी, इसकी तुलना के लिए ये टेबल मैंने बनाई है कि पूर्ववर्ती राजस्थान नहर परियोजना में 13 जिले थे, जो राजस्थान के 13 जिलों के साथ साथ में इसमें मध्य प्रदेश के भी 13 जिलों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान में नया कमांड 2 लाख हेक्टेयर का पिछले ईआरसीपी में भी बनता था, इसमें अभी 2 लाख हेक्टेयर का कमांड होगा। 80,000 हेक्टेयर का स्टेबलाइजेशन था, 80,000 हेक्टेयर का स्टेबलाइजेशन होगा। और उसमें 40,000 करोड़ राजस्थान सरकार का हिस्सा था, जबकि अब 40,000 करोड़ की लागत में से 90% हिस्सा जो है वो भारत सरकार वहन करेगी। ईआरसीपी, नवनेरा लिंक परियोजना जो पिछली सरकार ने बनाई थी, और अभी जो इंटरलिंकेज ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, इन तीनों की तुलना भी इस टेबल में की गई है, जो मुझे आपको लोगों को आपकी बेहतर समझ के लिए आपका मेरा कार्यालय आप सब लोगों को जो है उपलब्ध करा देगा। इस तरह से राजस्थान में के हित के लिए, राजस्थान के हितों को पर काम करने के लिए जो हमने वादा किया था, चुनाव के समय में हमने वादा किया था और बार बार लोगों के बीच में जाकर के ये कहा था कि ये राजस्थान की तत्कालीन सरकार, जो उस समय वर्तमान सरकार थी, ये सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए 3 करोड़ लोगों के प्यासे कंठों पर और लगभग जो है वो
15 लाख बीघा से ज्यादा जमीन के पैसे खेतों की जो है के ऊपर राजनीति कर रही है। जमीन की प्यास और लोगों की प्यास पे राजनीति करने का पाप जो उन्होंने किया था उसका दंड उनको मिला। राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद दिया, जिस अपेक्षा के साथ में आशीर्वाद दिया। हमने जो वादा किया था कि हम शीघ्रता के साथ में विद इन ए मंथ इसको पूरा करेंगे, हमने 1 महीने से कम समय में इसको इस मुकाम पर ला करके कि ये जो सपनों की परियोजना है और मैं आज वहां धरातल पर की परियोजना है और मैं आज वहां धरातल पर जाकर के आया हूं, जगह जगह जाकर के हमने रुक करके बांधों को देखा, जिस तरह का उत्साह लोगों में, जिस तरह से लोग आशीर्वाद देने के लिए वहां एकत्रित हुए थे, जिस तरह से लोग वहां खुशी मना रहे थे, वो अकल्पनीय है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस भावना के साथ में लोग इसके साथ में जुड़े हैं। और मैं ये मानता हूं कि इन 3 करोड़ लोग जो इन राजस्थान के 21 जिलों के निवासी हैं और लगभग 2 करोड़ 75 लाख लोग जो मध्य प्रदेश के उन 13 जिलों के निवासी हैं, इन 5 करोड़ 75 लाख लोगों के लिए जीवनदायिनी ये प्रोजेक्ट माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जो बनने वाला है, भारत सरकार की दूसरी नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में ये बनेगा। और मैं ये मानता हूं कि ये जो समझौता मध्य प्रदेश और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों ने किया है, मैं दोनों का अभिनंदन करता हूं, दोनों का धन्यवाद करता हूं कि उनके इस समझौते के साथ ही देश में नदियों को जोड़ने के लिए राज्य आपसी सहमति और समझौते से बेहतर काम कर सकते हैं। इसका एक नया मार्ग इसके द्वारा प्रशस्त होगा। ये केवल 2 नदियों को जोड़ने का समझौता नहीं है, ये देश में एक नए मार्ग को खुलने का जो है विषय है। इसलिए इस विषय की महत्ता को आप सब लोगों के बीच में रखने के लिए मैंने आप सबको आग्रह किया था कि आप सब लोग यहाँ आए। कुछ विलंब मुझे आप सब लोगों के बीच में पहुंचने में हुआ, मैं उसके लिए आपके धैर्य, आपके धीरज के लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। देरी के कारण से क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं। लेकिन आज जब हमने इसका विस्तार से इस पूरे धरातल पर जाकर के देखा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और उन्होंने जिस त्वरित गति से निर्णय आज किया उसको आप सबके बीच में भी रखना चाहता हूं कि उन्होंने अधिकारियों को मेरे सामने ही हेलीकॉप्टर में निर्देश दिया है कि इन जिलों में जहां जहां इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन करना है, वहां तुरंत एक डेडिकेटेड लैंड एक्विजिशन ऑफिस और ऑफिसर दोनों की नियुक्ति कर दी जाए, ताकि शीघ्रता के साथ में एक दिन भी गंवाए बिना उसके ऊपर काम प्रारंभ हो सके। राजस्थान के व्यापक हित में और राजस्थान के इन 13 जिला और वर्तमान के 21 जिलों के 3 करोड़ लोगों के हितों के लिए बनने वाली इस परियोजना को हम शीघ्रता के साथ में पूरा कर सकें। और माननीय मोदी जी का तो हमेशा ही ये कहना है कि जिस परियोजना की शुरुआत हम करते हैं, कल्पना हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही लोग करते हैं, लोकार्पण भी हम ही लोग करते हैं। मैं भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल में इस सरकार के कालखंड में इन परियोजनाओं को हम समय रहते हुए पूरा करेंगे और इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद से इन 13 जिलों के तकदीर और तस्वीर दोनों परिवर्तित हो जाएंगी। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों का गांवों से पलायन रुकेगा और इसके साथ साथ में इन 13 जिलों में जो टूरिज्म की संभावना है, वो संभावनाएं भी निश्चित रूप से मल्टीप्लाई होंगी। रोजगार के नए साधन बनेंगे, उद्योगों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। इसलिए इस डेडिकेटेड कॉरिडोर और इस परियोजना के प्रवाह क्षेत्र के बीच में से, क्योंकि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है एक्सप्रेसवे बहुत लंबी दूरी तक निकलता है, मैं आज देख रहा था, अद्भुत दृश्य दिखता है जब उस रोड को आप हवाई जहाज से देखते हो, हेलीकॉप्टर से देखते हो, तो वहां जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की संभावना है, उन संभावनाओं को भी पंख लगने वाले हैं। और मैं मानता हूं कि राजस्थान की जीडीपी को कई गुना वृद्धि करने वाली ये परियोजना होगी। इस निवेश का लाभ राजस्थान के लोगों को मिलेगा। इस अपेक्षा के साथ में जिन लोगों ने इस पर राजनीति करने की कोशिश की थी, जिन्होंने षड्यंत्र किए थे, जिन्होंने दुर्भावना से हमारे लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया था, मैं उनके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इस परियोजना को अपने मंशा के अनुरूप जिस तरह भी लेने का काम किया। राजस्थान के लोगों ने उसको धीरज के साथ में इस परियोजना की प्रतीक्षा की, मैं उनका भी हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं। और वर्तमान राजस्थान सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री दोनों जो यहाँ बैठे हैं, इन दोनों ने जिस तरह से अधिकारियों के साथ बैठ करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करते हुए जिस शीघ्रता के साथ में काम किया, मैं जल संसाधन विभाग के से जुड़े सभी लोगों का और राजस्थान सरकार का भी हृदय पूर्वक उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं।
मंत्री जी, कांग्रेस ने ये परियोजना के लिए 2051 तक का समय तय किया है, तो अपने इस योजना के लिए मैंने अभी कहा है कि उनकी स्वभाव ऐसा है कि कांग्रेस सरकार ने केवल ये नहीं है, मैं देश में ऐसी 50 परियोजनाओं के नाम आपको बता सकता हूं, अर्जुन सहायक से लेकर के ब्राण सागर से लेकर के नॉर्थ कोयल से लेकर के ऐसी 50 परियोजनाएं जो कोई 70 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने घोषित की थी, उनके लैंड एक्विजिशन किए थे, उनके जो है शिलान्यास किए थे। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया, उसके बाद में ऐसे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट देश में थे, 106 रादर, जिनको हमने अभी, जिसमें से लगभग 80 प्रोजेक्ट को हमने जो है संपूर्ण किया। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा है कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। घोषणा हमने की, हम ही इसका उद्घाटन करेंगे। आपने इसका टोटल कितना इसमें लागत लगभग हमने एक्सपेक्ट किया? आपने 13 की जगह जिलों को लाभान्वित होना बताया है, वो कौन कौन से जिले होंगे? साथ ही जल जीवन मिशन अभी भी आपका मंत्रालय है और राजस्थान सबसे फिसड्डी। मैं पहले इस पे बात कर लूं, जल जीवन मिशन पे अलग से बात करूंगा। जो पुराने 13 जिले थे और उनको 21 बना दिया गया है। बाउंड्रियां और नाम बदलने से जनसंख्या और जो है जिले क्षेत्र में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 21 जिले हैं उसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, जयपुर, जयपुर रूरल, दूदू, कोटपुतली, दौसा, करौली, अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग और धौलपुर, ये 21 जिले होंगे। और जो लागत का विषय है मैंने विस्तार से बताया, 40,000 करोड़ राजस्थान कंपोनेंट है और लगभग 25,000 करोड़ के आसपास अभी उनकी डिटेल डीपीआर बन रही है। इतना मध्य प्रदेश कंपोनेंट होने वाला है। टाइमलाइन क्या रहेगा? मैंने आपको कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर एक बार काम शुरू होने के बाद में 5 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। हमारी सरकार के समय में ये हमारा कमिटमेंट है कि हम इसको पूरा करेंगे। क्या हम ये मान सकते हैं इसकी तारीख कब तय हो जाएगी? और आपके जो मित्र हैं अशोक गहलोत जी, वो कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ की जो पहले डीपीआर बनेगा, जितना लेट होगा काम उसकी लागत। देखिए, ये कांग्रेस की फितरत है और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। अगर मुझे ये प्रश्न करना होता तो मैं उनसे पूछता कि नवनेरा बांध की जो है कंप्लीट होने की टाइमलाइन क्या थी। 2021 थी, वो सरकार में थे, लेकिन 2024 तक पूरा नहीं कर पाए। गालवा की टाइमलाइन क्या थी, वो उसको कितने समय तक पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ शब्दों की बात करने से और मायाजाल बुनने से जादूगर नहीं हो सकते। राजस्थान की जनता को जो है वो उनके हकीकत में जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिलाने से हो सकते थे, और क्योंकि नहीं कर पाए इसलिए जनता ने उनको। इसका संभावित शिलान्यास कब तक हो जाएगा और लोकार्पण क्या? थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, एक मैं कहना चाह रहा था, पूर्व की सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था और पैसे भी लगा दिए, तो वो पैसों का भी एडजस्टमेंट कुछ होगा? कहाँ से शुरू कर दिया था? वो दावा कर रहे हैं कि हमने नवनेरा पे काम शुरू कर दिया। वो उनसे एक बार पूछेगा कि नवनेरा का काम जो है पूर्ववर्ती नहीं, उनसे पूर्ववर्ती सरकार में शुरू हो गया था, 2017 में शुरू हो गया था, इसलिए वो ये नहीं कहें और नए इस गलतफहमी को पालें कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो वो उनके पहले से चल रहा था, जिसको वो उनके 5 साल में पूरा नहीं कर पाए, उसका जवाब उनको देना चाहिए। सर, कांग्रेस का कहना है कि 10,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी पर काम शुरू करके खर्च कर चुके हैं, जिसमें एक बार जिन्होंने कहा है उसको जो है इसका लेखा जोखा उसका प्रस्तुत करना चाहिए। सर, विधानसभा में इस बार आपका कोई राज्यसभा में दिया हुआ जवाब जो था वो बड़ा हंगामे का विषय था। उस विधानसभा में एक एमएलए साहब ने ये सवाल उठाया कि आपने राज्यसभा में ये कहा है कि जो परियोजना है इससे केवल और केवल राजस्थान को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का कोई पानी नहीं मिलेगा। ये तो मैंने कहा है कि मैं तो अभी कह रहा हूं कि गहलोत साहब ने जो परियोजना की परिकल्पना की थी, जो ईसरदा, नवनेरा, गालवा, बीसलपुर, उसमें 525 एमसीएम पानी था, जिसमें जयपुर, अजमेर और टोंक को पीने का पानी मिलना था। उन्होंने प्रस्तावित ही उसके लिए किया था, तो उसका जवाब तो उनको उनके मुख्यमंत्री और उनके मंत्री से पूछना चाहिए, हमको क्यों पूछ रहे हैं? तो हमने तो उसी के रेफरेंस में तो पूछा है, उसी का जवाब देंगे कि वो क्या बनाया, क्योंकि डिजाइन हमने बनाई है इसलिए हमको जानकारी में। ऐसे ही एक यमुना का प्रोजेक्ट बना था राजस्थान और हरियाणा के बीच, 25 साल होने के बावजूद अभी तक लागू नहीं हो पाया। देखिए, राजस्थान का जो अपर रमुना रिवर बोर्ड जिसको संचालित करता है और जो ट्राइब्यूनल का फैसला है उसके अनुरूप राजस्थान को बरसात के 43 दिन में 1900 से कुछ ज्यादा क्यूसेक पानी विड्रॉ करने का अधिकार है। लेकिन कन्वेंस किस तरह से होगी, पानी वहां से राजस्थान तक कैसे पहुंचेगा, इस पर अभी मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। पीछे 5 साल तक जो स्थिति ईआरसीपी की थी वही राजस्थान के रवैया और राजस्थान का नजरिया, राजस्थान का बिहेवियरल पैटर्न वही
उसको लेकर के भी था। उसको लेकर के भी हमने तमाम बार मीटिंगें बुलाने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान के अधिकारी और राजस्थान के माननीय नेतागण कभी भी तत्कालीन सरकार के नहीं आए। सरकार वर्तमान की बनने के बाद में हमने हरियाणा के साथ में भी निरंतर उसको चर्चा की है। कल रात को 2 बजे तक भी मेरे अधिकारी बैठ करके, परसों रात को भी इस विषय पे बात कर रहे थे और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर भी हमें खुशखबरी